बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 27 इकसात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 28 मुलायजा फरमाएं। मैं चतून सिंह सीता ने कहा, यहाँ और कौन है? सीता ने पूछा। ओ सीता देवी, चतून सिंह नामी वो आदमी चौंक सा गया। यहाँ कोई ना ही है, आओ इधर को आ जाओ, आओ आओ। उसने मेरे हाथ से बैग ले लिया। बरामदा भी तारीख था। हम चतून सिंह के पीछे अंदर दाखिल हुए तो सिर्फ एक कमरे में बत्ती जल रही थी। चतून सिंह ने वसी कमरे में रुककर बत्ती जला दी और बैग एक तरफ रखकर कंधे पर पड़ा हुआ उजरक नमा कपड़ा उतार कर फर्नीचर झाड़ने लगा। हालांकि फर्नीचर साफ ही था। बैठो बैठो सीता देवी, आप भी बैठो। उसने हम दोनों को इशारा किया। चतून सिंह की उम्र 45 के लगभग रही होगी। लंबा कद, घुटा हुआ जिस्म और बड़ी बड़ी गुच्छेदार मूंछें। राजस्थानी लिबास में वो बहुत शानदार लग रहा था। कोई जलपान देवी जी? उसने सवालिया निगाहों से सीता की तरफ देखा। हाँ चतून सिंह, हम चाय पियेंगे और उसके बाद भोजन भी करेंगे। सीता ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। तुम चाय बना दो, खाना बाजार से ले आना। जी सीता देवी, चतून सिंह कहते हुए एक तरफ गायब हो गया। ये किसकी हवेली है? चतून सिंह के जाने के बाद मैंने सीता से पूछा। हमारी है, सीता ने जवाब दिया। राजपूताना के महाराजों को आबादी और बर्बादी का बहुत शौक था। वो आपस में बड़ी बड़ी जंगें लड़ते और जो वक्त बचता वो किलों, महलात और हवेलियों की तामीर पर सर्फ कर देते। जितनी दौलत उन राजों ने इमारतों की तामीर पर खर्च की है, अगर वो फलाह व बहबूद पर खर्च की जाती तो आज राजस्थान में कोई रेगिस्तान दिखाई ना देता। हर तरफ सब्जा ही सब्जा होता। लेकिन इस तरफ किसी ने तवज्जो ही ना दी। पहले ये लोग इंसानों की जंगें लड़ा करते थे, लेकिन आजकल कुत्ते लड़ाया करते हैं। यही उनका शौक रह गया है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली। मेरे पिताजी का ताल्लुक भी ऐसे ही खानदान से है, जिसने राजस्थान की एक रियासत पर सदियों हुक्मरानी की है। उस खानदान को भी इमारतें बनवाने का शौक था। जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर और राजस्थान के बड़े बड़े शहरों में कई हवेलियां हैं, जिनमें से बेशतर वीरान होती जा रही हैं। यहाँ हमारे कुंबे के कुछ लोग कभी कभार आते रहते हैं, इसलिए हवेली की देखभाल भी होती रहती है। एक बहुत बड़ी हवेली शहर के अंदरूनी हिस्से में भी है, लेकिन उसे तारीखी विरसा करार देकर सरकार ने कब्जे में ले रखा है। इसी दौरान चतून सिंह चाय बनाकर ले आया। आप कश्मीर से कब लौटी सीता देवी? उसने हमारे सामने काफी टेबल पर रखते हुए पूछा। कई रोज हो गए, सीता ने जवाब दिया। यहाँ क्या सूरत हाल है? हालात बहुत खराब है सीता देवी, चतून सिंह कहते हुए कनखियों से मेरी तरफ देखा। आपको इधर आवत ना ही चाहिए था। लोगार को पता चल गया तो? वो एक बार फिर मेरी तरफ देखते हुए खामोश हो गया। हाँ हाँ कहो, ये अपना ही बंदा है, सीता बोली। खबरें बहुत गर्म है सीता देवी, चतून सिंह बोला। हमारा तो ये सुनन है कि सीता देवी ने पहले कश्मीर में 2 सैनिकों की हत्या कर डाली और एक उग्रवादी के साथ भाग गई। बाद में मुसलमान उग्रवादी ने जम्मू में सैनिक अफसरान पर गोले चलाए तो सीता भी उनके साथ हो गई थी। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला। जयपुर में सेना के अफसरान ने बड़े ठाकुर जी को पकड़ दिया पर उसी रोज छोड़ दिया। आपने यहाँ आकर बहुत गलती करत हो सीता देवी। कैप्टन साहब भी इधर आवत रहता है। ओह, आखिरी मर्तबा वो कब आया था? सीता ने पूछा। 2 रोज पहले, चतून सिंह ने जवाब दिया। उसके साथ राणा भी था और वो खामोश हो गया। और औरतें भी, सीता ने उसकी बात पूरी कर दी। हाँ सीता देवी, चतून सिंह ने गर्दन हिला दी। अच्छा ठीक है, सीता ने गहरा सांस लेते हुए कहा। तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं यहाँ आई हूँ? किसी को नहीं, समझ गए? जी समझ गया सीता देवी। चतून सिंह ने गर्दन हिला दी। अब मैं जाऊँ? कुछ भोजन का बंदोबस्त करूँ? हाँ तुम जाओ। सीता ने पर्स में से नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये रख लो और जो समझ में आए ले आना। चतून सिंह ने नोट लेकर जेब में रख लिए और खाली कप उठाकर ले गया। उसके थोड़ी देर बाद वो हवेली से चला गया। हवेली का गेट उसने बाहर से बंद कर दिया था। चतून सिंह की बातों से मैं बहुत कुछ समझ गया था। सीता के बारे में खबरें बहुत पहले यहाँ पहुंच चुकी थी। इस सूरत हाल से भारतीय फौजियों की गंदी ज़हनियत का अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता था। अपने आदमियों को बचाने और अपने जराइम छुपाने के लिए उन्होंने अपनों को भी माफ नहीं किया था। पहले चाचा कुर्बान अली को गोलियों से छिलनी किया, फिर उसकी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाकर हलाक कर डाला और एहतजाज करने वालों को भी भून डाला। ये इतला तो हमें जम्मू ही में मिल गई थी कि फौजियों ने सीता के बारे में पूछने के लिए उसके मामा को भी अज़ियतें देकर हलाक कर डाला था। और मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला कि राजस्थान में भी सीता के बारे में पूछगछ की जा रही थी और मेरे ख्याल में सीता ने यहाँ आकर वाकई ही गलती की थी। चतून सिंह ने जिस कैप्टन का जिक्र किया था वो सीता का वही कजन था जो अरसा पहले सीता को अपनी हवस का शिकार बना चुका था और उसके एक मुसलमान दोस्त पर झूठा इल्जाम आयद करके उसे पुलिस के हाथों मरवा दिया था। सीता ने मुझे रास्ते ही में बताया था कि जैसलमेर शहर पाकिस्तान की सरहद से 60-70 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और यहाँ एक बहुत बड़ी छावनी है और उसका कजन कैप्टन गोपाल भी यहीं पर है।
पहले वो लेफ्टिनेंट था और बाद में कैप्टन हो गया था। चतुन सिंह के कहने के मुताबिक कैप्टन गोपाल उस हवेली में आता ही रहता था और 2 दिन पहले भी वो राणा नामी किसी दोस्त के साथ आवारा औरतों को लेकर आया था और वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता था। चतुन सिंह बाजार से खाना लेकर आ गया। खाना खाने के बाद सीता ने कपड़े बदल लिए। उसके जिस्म पर ये लिबास देखकर मैं चौंक सा गया था। ये कपड़े तुमने कहाँ से लिए? मैंने पूछा। बेडरूम की अलमारी में बहुत कपड़े मौजूद हैं, तुम्हारा काम भी चल सकता है, सीता ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर चतुन सिंह को मुखातिब करते हुए बोली, चतुन सिंह तुम बलबीर सिंह के पास चले जाओ, 2-4 वहीं रह लो, जब मैं यहाँ से जाने लगूं तो तुम्हें फोन करके बुलवा लूंगी। जी सीता देवी, चतुन सिंह ने कहा। उसकी आंखों में उलझन सी उभर आई थी। पर आपकी सेवा, अपनी सेवा हम खुद कर लेंगे। सीता ने उसकी बात काट दी। और तुम अपनी जबान बंद रखोगे, किसी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे, अब तुम जाओ। जी सीता देवी, चतुन सिंह ने कहा और एक कमरे में चला गया। चंद मिनट बाद वो एक छोटी सी पोटली जिसमें उसके 2 जोड़े कपड़े थे लेकर रुखसत हो गया। मैं सीता के साथ एक कमरे में आ गया। ये बहुत वसी व अरीज बेडरूम था और शानदार तरीके से आरास्ता था। बेडरूम के एन सामने वाली दीवार पर 2 औरतों की ऐसी तस्वीरें आरास्ता थी जिन्हें देखकर ही शर्म आती थी। सीता ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर मेकअप करने लगी। यहाँ हर चीज मौजूद थी। यूं तो सीता देवी वैसे ही बेहद हुसीन थी, मगर हल्के से मेकअप से उसका हुस्न और कुछ निकल आया। और इस वक्त तो वो बहुत एहतमाम से मेकअप कर रही थी। कैसी लग रही हूँ? उसने मेरी तरफ देखा। उसके होंठों पर बड़ी बैनी खेज मुस्कुराहट थी। तुम्हें देखकर तो 16 साल बूढ़ा भी अपने अंदर हलचल सी महसूस करने लगता है। मगर तुम क्या कर रही हो? कहीं जाने का प्रोग्राम है क्या? मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। इसमें शुबा नहीं कि उसे देखकर मेरे दिल में कुछ होने लगा था। मैं एक शिकार की तलाश में हूँ, वापसी में 2-3 घंटे लग सकते हैं, तुम परेशान मत होना, उसने जवाब दिया। अगर तुम्हारे बाद कोई आ गया तो? मैंने कहा। कोई नहीं आएगा, सीता ने जवाब दिया और अचानक ही मुझे अपनी बाहों के इशारे में ले लिया। मैं गड़बड़ा सा गया। इससे पहले कि समझ सकता उसने अपने होंठ मेरे बाएं गाल पर शब्द कर दिए और फिर पीछे हटकर मेरी तरफ देखते हुए जोरदार कहका लगाया और मुझे पकड़कर ड्रेसिंग टेबल की तरफ घुमा दिया। मेरे गाल पर उसके होंठों का सुर्ख निशान सा बन गया था जिसे मैं अपने हाथ की पूंछ से साफ करने लगा। सीता ने अपने होंठों की लिपस्टिक दुरुस्त की और मुझे इशारा करती हुई कमरे से बाहर आ गई। चंद मिनट बाद वो हवेली से रुखसत हो गई। हवेली के गेट का छोटा दरवाजा उसने बाहर से बंद कर दिया था। बरामदे वाला दरवाजा मैंने वैसे ही भीड़ दिया। सीता की हदायत के मुताबिक मैंने उस दरवाजे की चुटकी भी नहीं लगाई थी। मैं कुछ देर तक कमरे की हाल के वश में खड़ा रहा और घूम फिर कर हवेली देखने लगा। बहुत बड़ी हवेली थी, कई रायदारियां और लातादाद कमरे थे। मैंने राजा महाराजों के शाही मोहल्लात, किलों और इस किस्म की हवेलियों के बारे में सुना था कि उनमें सुरंगें, तय खाने और खुफिया रास्ते होते हैं। कई कमरे ऊपर भी थे। ऊपर जाने के लिए हाल कमरे के अंदर से भी जीना था और बाहर से सीढ़ियां भी थी। मैं तकरीबन 1 घंटे तक हवेली में घूमता रहा और फिर दोबारा हालनुमा कमरे में आ गया। कुछ देर वहां रुका और फिर उसी बेडरूम में आ गया। मैंने कमरे की बत्ती बुझा दी और बिस्तर पर लेट गया। रायदारी में जलने वाले बल्ब की मदम सी रोशनी कमरे में आ रही थी। बिस्तर इस कदर आरामदेह था कि लेटते ही मेरी आंखें बंद होने लगी। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मैं कितनी देर सोया और फिर किसी आहट से मेरी आंख खुल गई। उसके साथ ही चिट की हल्की सी आवाज से कमरा रोशनी से भर गया। मेरी आंखें चुंधिया गई और जब आंखें तेज रोशनी से मानूस हुई तो सामने देखा सीता और उसके साथ एक आदमी को देखकर मैं अचानक घबरा सा गया, जिसकी मुझे तवक्को ही ना थी। वो बड़ी मैनी खेज मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रही थी। थोड़ी देर तक यूं ही मेरी तरफ देखती रही और फिर बोली, कैप्टन गोपाल, ये है वो कश्मीर का सबसे बड़ा उग्रवादी, मुजाहिदीन का सबसे बड़ा कमांडर शमरोल, जिसने भारतीय सेना को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। जम्मू के करीब मानसर झील के किनारे सेना के आला अफसरों की हलाकत का मंसूबा भी इसी ने बनाया था। तुम्हारी सेना, इंटेलिजेंस या कोई और एजेंसी इसका सुराग नहीं लगा सकी, लेकिन देखो मैं किस तरह आसानी से इसे यहाँ ले आई हूँ। मैं उछल पड़ा। मेरे दिमाग में धमाके हो रहे थे, कनपटियां सुलगने लगी। मैंने खूनख्वार नजरों से सीता की तरफ देखा और इससे पहले कि अपनी जगह से कोई हरकत करता, कैप्टन गोपाल ने बड़ी फुर्ती से जेब से पिस्तौल निकाल लिया। मैं भी इस हरकत होकर रह गया। मुझे अपनी रगों में खून मुंजमिद होता हुआ महसूस होने लगा। शदीद सर्दी की एक लहर मुझे अपनी लपेट में लेती चली गई। मैं अपनी जगह पर बेहिस्सू हरकत खड़ा कभी कैप्टन गोपाल और कभी सीता की तरफ देख रहा था। सीता के होंठों पर अब भी बड़ी दिल फरेब मुस्कुराहट थी, लेकिन इस वक्त मुझे उसकी मुस्कुराहट बड़ी मकरूह लग रही थी। कैप्टन गोपाल के फसूल का रुख अब भी मेरी तरफ था। वेल डन सीता, कैप्टन गोपाल के होंठों को हरकत हुई। तुमने वाकई वो काम कर दिया है जो हमारे बड़े बड़े सूरमा भी नहीं कर सके। इसने वाकई हमारी सरकार और हमारी सेना को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। इसकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए के इनामात मुकर्रर हैं।
ये इनामात तुम्हें मिलेंगी और तुम बिलाशुबा हिंदुस्तान की सबसे दौलतमंद औरत बन जाओगी। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों से नफरत और इंतकाम की चिंगारियां बरस रही थी। उसके पिस्तौल का रुख अब भी मेरी तरफ था। वो एक बार फिर सीता की तरफ मुतवज्जो हुआ। लेकिन मुझे हैरत है कि तुम इस तक कैसे पहुंच गई और इसे आसानी से किस तरह काबू कर लिया। ये एक लंबी दास्तान है, सीता ने एक गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मैं यहाँ से यह ऐद करके निकली थी कि या तो इसे और अंगूरी को पकड़ कर लाऊंगी या अपनी जान दे दूंगी। अंगूरी मेरे वहां पहुंचने से पहले ही मारी जा चुकी थी। मैं डूडा के करीब अपने मामा की बस्ती में थी। इसी दौरान मैंने जम्मू और डूडा में मुजाहिदीन से रब्ता करने की कोशिश की। मैं मुजाहिदीन के तवस से इस तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन मुझे कामयाबी न हुई। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, और फिर ये इत्तेफाक से मुझे बस्ती के करीब पहाड़ियों में बेहोश पड़ा मिल गया। ये जख्मी था। मैं इसे उठाकर गार में ले गई। मेरा ख्याल था कि मैं इसके जरिए शमरोज तक पहुंचने में कामयाब हो जाऊंगी। मैंने इसे गार में छुपाए रखा। बस्ती के एक बूढ़े मुसलमान के जरिए इसका इलाज करवाया और इसके खाने पीने का ख्याल रखा। मैं ये समझती रही कि ये कोई आम कश्मीरी मुजाहिद है जो जख्मी होकर उस तरफ आ निकला था। लेकिन ये इंकिशाफ मेरे लिए खासा सनसनीखेज साबित हुआ कि यही वो खतरनाक उग्रवादी है जिसकी मुझे तलाश थी। भगवान ने इसे पके हुए फल की तरह मेरी झोली में डाल दिया था। मैं इसकी सेवा करती रही। मैंने इसे जिंदगी की एक ऐसी लज्जत से रोशनास करवाया है कि मेरा ख्याल है ये अपने ज़हन से अब कभी निकाल ना सकेगा। मैं इसे ये बावर कराने में कामयाब हो गई कि हिंदू होते हुए भी मुझे हिंदुओं से शदीद नफरत है। कश्मीर के हवाले से अपनी सरकार की पॉलिसियों से भी इख्तलाफ है। मैं आज़ादी को कश्मीरी मुसलमानों का हक समझती थी। मैंने इसे बावर करा दिया कि मैं कश्मीरी मुसलमानों को हक बजानिब समझती हूँ और हिंदू साम्राज्य के खिलाफ उनके शाना बिशाना लड़ना चाहती हूँ। इसने मेरी बातों का यकीन कर लिया। ये अब तंदुरुस्त हो चुका था। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई अगला कदम उठाती, गार के करीब चश्मे पर मुझे 2 हिंदू सैनिकों ने घेर लिया। वो मुझे अकेले पाकर मेरे साथ बलात्कार करना चाहते थे, लेकिन इसने मुझे बचाया और वो दोनों फौजी हमारे हाथों मारे गए। और फिर यहीं से हालात मेरे हाथ से निकलने लगे। ये शमरोज अपने माज पर वापस जाना चाहता था। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे काबू में रखा और वहां से निकाल लाई। मेरे मामा की बस्ती में जो कुछ हुआ इसमें इसका कोई हाथ ना था और ना मेरा। बस्ती में हिंदू फौजियों ने जो कुछ भी किया उसने मेरे ड्रामे में हकीकत का रंग तो भर दिया, लेकिन मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो गई। मैं इसे किसी न किसी तरह जम्मू तक ले आने में कामयाब हो ही गई। मेरा ख्याल था कि इसे किसी न किसी तरह वहां से भी निकाल लाऊंगी, लेकिन वहां मुजाहिदीन की एक और पार्टी सरगर्म थी। उन्होंने भारतीय फौजी अफसरों के कत्ल का मंसूबा बना रखा था। मैं इसे दूर रखना चाहती थी, मगर ये उन मुजाहिदीन से रब्ता करने में कामयाब हो गया और फिर मैं भी उस गिरोह में शामिल हो गई। मेरा ख्याल था कि वक्त से पहले भारतीय फौजियों को उस साजिश से आगाह कर दूंगी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सका। और फिर मानसर झील पर जिस तरह कत्ले आम हुआ, वो खौफनाक मंजर मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगी। ये एक बार फिर कश्मीर की तरफ वापस जाना चाहता था, मगर एक मेरी कोशिश और फिर हालात ने इसे उस तरफ जाने से बाध रखा और हम किसी न किसी तरह जम्मू से निकलकर पठानकोट पहुंच गए। वो चंद लम्हों को खामोश हुई और फिर पठानकोट से यहाँ तक के हालात बताने लगी। तुम वाकई बहादुर लड़की हो, भारतीय नारी, कैप्टन गोपाल ने उसके खामोश होने पर कहा। इसकी गिरफ्तारी पर नकद इक़दामात के अलावा तुम महावीर चक्र की भी हकदार हो। शायद तुम ये भूल गए हो कि महावीर चक्र किसी जिंदा इंसान को नहीं दिया जाता। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये दुरुस्त है, लेकिन अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं तुम्हें उससे भी बड़ा अवार्ड देता, कैप्टन गोपाल ने कहा। मैं अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। मुझे अपने आप पर भी तैश आ रहा था कि किस कदर आसानी से बेवकूफ़ बन गया था। सीता ने अपने आप को कश्मीरी मुसलमानों का हमदर्द जाहिर करके मुझे अपने हुस्न और शबाब के जाल में जकड़ दिया था और बड़ी खूबसूरती से मुझे वहां से निकाल लाई थी। खूबसूरत औरत वाकई अपने अंदर बड़ी ताकत रखती है। जो काम बड़े से बड़े सूरमा नहीं कर सकते, वो एक खूबसूरत औरत बड़ी आसानी से कर डालती है। और मर्द खुआ कितना ही बहादुर क्यों ना हो, औरत के हुस्न के जाल में फंसकर बेवकूफ़ बन ही जाता है। यही सब कुछ मेरे साथ हुआ था। मैं कितनी आसानी से बेवकूफ़ बन गया था, लेकिन मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि मैं उसकी बातों में क्यों आ गया था। वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे और मैं मौके की तलाश में था। और मिलाकर मुझे मौका मिल गया। कैप्टन गोपाल की तवज्जो एक लम्हे को मेरी तरफ से हटी थी और मैंने इस मौके से फायदा उठाते हुए कैप्टन पर छलांग लगा दी। मेरे पैर की ठोकर पूरी कुव्वत से उसके पिस्तौल वाले हाथ पर लगी। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ता हुआ सोफों के पीछे जा गिरा। इससे पहले कि कैप्टन गोपाल उस झटके से संभल सकता, मैंने उसकी गर्दन पर हाथ डाल दिया और उसे साथ लेता हुआ दरमियान में रखी हुई शीशे के टॉप वाली काफी टेबल पर गिरा। एक जोरदार छनाके की आवाज उभरी। शीशे के साथ मेज भी हम दोनों के बोझ से टूट गई। टूटे हुए शीशे का एक टुकड़ा मेरे बाएं बाजू पर कोनी से जरा ऊपर लगा
और खाल कट गई। बेस टूटने से हम इस तरह गिरे थे कि कैप्टन गोपाल मेरे ऊपर आ गया था। टूटे हुए शीशे से उसके बाजू पर भी कट लगा था जिससे खून बहने लगा था, लेकिन मेरी तरह उसने भी तकलीफ की परवाह नहीं की थी। वो मेरे गले पर गिरफ्त जमाने की कोशिश करते हुए मुझे रगीद रहा था। मैंने पूरी कुव्वत से उसे एक तरफ उल्ट दिया और बड़ी फुर्ती से उठकर उस पर ठोकरों की बारिश कर दी, लेकिन वो जल्द ही संभल गया। उसने मेरा पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। मैं लड़खड़ाकर गिरा और इससे पहले कि संभल सकता, गोपाल ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी और मुझे रगीदता हुआ दूर तक ले गया। कैप्टन गोपाल एक बार फिर मेरे ऊपर था और मेरे गले पर गिरफ्त जमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस मर्तबा भी मैंने उसकी कोशिश कामयाब नहीं होने दी और उसे दोनों पैरों पर उठाकर उछाल दिया। वो उल्टी कलाबादियां खाता हुआ पिछली तरफ सोफे पर गिरा। मैंने भी उठकर छलांग लगा दी। सोफा हम दोनों के बोझ से उल्ट गया। हम दोनों एक दूसरे को रगीदते हुए दीवार के करीब पहुंच गए। सीता खामोश तमाशाई की तरह एक तरफ खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। मुझे हैरत थी कि वो अपने साथी कैप्टन गोपाल की मदद क्यों नहीं कर रही थी। मुझे ये इतराफ करने में कोई झिझक नहीं कि कैप्टन गोपाल में सांड जैसी ताकत भरी हुई थी। ताकत के हवाले से मेरा और उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन ये जिंदगी और मौत का खेल था। मेरी कमजोरियां मेरी शिकस्त का बायस बन सकती थी और इस शिकस्त का अंजाम भी मैं अच्छी तरह जानता था। मैं अपने आप को गोपाल की गिरफ्त से छुड़ाने में कामयाब हो गया और फिर मैंने उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। कैप्टन गोपाल को मौका मिल गया और वो उठकर खड़ा हो गया। अब हम एक दूसरे पर लातें और घूंसे बरसा रहे थे। एक मर्तबा मौका पाकर गोपाल मुझसे लिपट गया और मुझे धकेलता हुआ दीवार तक ले गया। गोपाल मेरा सर दीवार से टकरा रहा था। हर टक्कर पर मेरे मुंह से कराह निकल जाती थी। उसने मेरे बाल मुट्ठी में जकड़ रखे थे। मैंने उसकी बगल में एक दो घूंसे लगाए थे, मगर उन घूंसों में शायद इतनी ताकत न थी कि गोपाल पर उसका कोई असर हो। मैंने गोपाल की टांगों के बीच में घुटने से जरब लगाई। वो करा उठा। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने इस मौके से फायदा उठाने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। कैप्टन गोपाल ने एक बार फिर मुझे दबोच लिया। गोपाल पर गोया जुनून तारी हो चुका था। वो मुझ पर लातें और घुंसे बरसाता रहा। मैं सिर्फ अपना दिफा कर रहा था। पीछे हटते हुए मैं एक कुर्सी से टकराकर पुश्त के बल गिर पड़ा और गोपाल ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। इस मर्तबा मेरा गला उसकी गिरफ्त में आ गया। उसके दोनों अंगूठे मेरे नरखरे पर थे और दबाव बढ़ता जा रहा था। मैं गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी गिरफ्त मजबूत से मजबूर तर होती जा रही थी। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। आंखें हल्कों से उबलने लगी। अपने आप को छुड़ाने की मेरी आखिरी कोशिश भी नाकाम हो चुकी थी। कैप्टन गोपाल पर वाकई जुनून तारी था। वो मुझे गला घूंटकर मार डालना चाहता था। उसी वक्त सीता की आवाज मेरी समाज से टकराई। ये आवाज मुझे मीलों दूर से आती हुई महसूस हुई थी। गोपाल, छोड़ दो इसे, मैं कहती हूँ छोड़ दो। मगर कैप्टन गोपाल पागल हो गया था। मेरे गले पर उसकी गिरफ्त कुछ और बढ़ गई। सीता की चीखती हुई आवाजें मेरी समाज से टकरा रही थी और फिर गोपाल के मुंह से एक कराह खारिज हुई। मेरे गले पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने धुंधलाई हुई नजरों से सीता की तरफ देखा। उसके हाथ में काफी टेबल का टूटा हुआ पाया था, जिससे उसने गोपाल के सर पर जरब लगाई थी। सीता का हाथ ऊपर को उठा हुआ था। उसने दूसरी जरब लगाई, लेकिन इस मर्तबा वार सर की बजाय उसके कंधे पर पड़ा। गोपाल के हाथ मेरे गले से हट गए। मेरी आंखों के सामने छाई हुई धुंध कम होने लगी। मैं गहरे गहरे सांस लेने लगा। शमरोज, उठो। सीता की चीखती हुई आवाज मेरी समाज से टकराई। मारो इसे, मार डालो इसे। मैं सर को जोर जोर से झटके देने लगा। कैप्टन गोपाल अब भी मेरे सीने पर सवार था। मैंने उसे एक तरफ गिरा दिया और उठने की कोशिश करने लगा। गोपाल ने मेरे मुंह पर घूंसा रसीद कर दिया। घूंसा इस कदर जोरदार था कि मेरा दिमाग झुंझुना उठा। सीता ने हाथ में पकड़े हुए काफी टेबल के पाए से कैप्टन गोपाल के कंधों पर 2-3 दरबे मजीद लगाई। कैप्टन गोपाल के मुंह से गंदी गंदी गालियां निकलने लगी और फिर ये गालियां खरखराहटों में तब्दील हो गई। वो मुझे छोड़कर सीता की तरफ लपका और उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। सीता की चीखें कमरे में गूंजने लगी। मैंने सर को 2-3 झटके दिए। मेरे हवास बहाल होने लगे और फिर मैंने कैप्टन गोपाल पर छलांग लगा दी और उसे रगीता हुआ दूर तक ले गया। लेकिन कैप्टन गोपाल को एक बार फिर मौका मिल गया और वो मुझे नीचे गिराकर मेरे जिस्म पर ठोकरें बरसाने लगा। बस गोपाल, बस। सीता की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। इसे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। हट जाओ सीता, मैं इस उग्रवादी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कैप्टन गोपाल मुझे एक और ठोकर मारते हुए गुर्राया। कमरा फायर की आवाज से गूंज उठा। उसके साथ ही सीता की गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी। अब अगर तुम पीछे ना हटे तो दूसरी गोली तुम्हारी खोपड़ी में लगेगी। कैप्टन गोपाल मुझे घूंसा मारने जा रहा था, लेकिन उसका उठा हुआ हाथ रुक गया। ये क्या कर रही हो तुम? वो सीता की तरफ देखकर गुर्राया। तुम एक आतंकवादी को बचाने की कोशिश कर रही हो? ये ना तो आतंकवादी है और ना उग्रवादी। सीता ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए जवाब दिया। आतंकवादी और उग्रवादी
दहशतगर्द और बागी को कहते हैं। ये ना तो दहशतगर्द है और ना ही बागी, ये तो अपनी मादर गीती को गासिबों के चुंगल से छुड़ाने के लिए आज़ादी की जंग लड़ रहा है। ये अपने वतन की तारीख आज़ादी का एक दलेर और बेबाक मुजाहिद है, एक ऐसा मुजाहिद जिस पर इसकी कौम बजा तौर पर फख्र कर सकती है। तुम्हारे सैनिकों पर तो इसके नाम की दहशत है। इसका मुजाहिरा मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। इसका नाम सुनकर तुम्हारी सेना के बड़े बड़े जर्नैलों के पेशाब खता हो जाते हैं। मैंने तुम्हें इस पर हाथ उठाने का मौका दिया, जिसका मुझे अफसोस है। क्या आप बकवास कर रही हो सीता? कैप्टन गोपाल चीखा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। तुम एक आतंकवादी की हिमायत कर रही हो? एक उग्रवादी की हिमायत में तुम हिंदुस्तानी फौज के एक अफसर पर पिस्तौल उठाया है, जिसका अंजाम तो तुम जानती हो बहुत अच्छी तरह। सीता मुस्कुरा दी। मैं यहाँ से कश्मीर की तरफ गई तो उसी मकसद के लिए गई थी कि शमरोज को गिरफ्तार करके लाऊं। मैं अपने मकसद में कामयाब भी हो गई हूँ, लेकिन वहां जाकर जो कुछ मैंने देखा उसे मेरे दिल में भारतीय फौज के लिए शदीद नफरत पैदा हो गई है। इतने मुजालिम तो हिटलर ने भी यहूदियों पर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय फौज कश्मीर के निहत्थे और मजलूम मुसलमानों पर ढा रही है। हथियारों की तलाश के बहाने उनके घरों को लूटा जा रहा है। मुजाहिदीन को पनाह देने के इल्जाम में उनकी बस्तियों को जलाकर राख किया जा रहा है। मासूम और बेगुनाह लोगों को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा जा रहा है। औरतों और कम उम्र लड़कियों को इज्तिमाई आबरू रेदी का शिकार बनाया जा रहा है। भारतीय फौजियों ने कश्मीर को एक शिकारगाह बना रखा है। इंसान नहीं, भेड़िए और दरिंदे हैं जिनके मुंह को इंसानी खून लग गया है। सीता! कैप्टन गोपाल एक बार फिर चीखा। तुम बहक रही हो? हाँ, मैं बहक रही हूँ, सीता ने जवाब दिया। मुझे भारतीय फौज से नफरत तो उसी रोज हो गई थी जब तुमने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया था, और जब मैंने कश्मीर में ये सब कुछ होते देखा तो मुझे उन भारतीय फौजियों से और भी शदीद नफरत हो गई। तुम गलती कर रही हो सीता, कैप्टन गोपाल ने कहा। तुम जम्मू और कश्मीर की सूरत-ए-हाल से वाकिफ नहीं हो। जो इन लोगों ने हमारे हिंदुओं के साथ जुल्म किया है वो तुम नहीं जानती। इन्होंने हमारी सेनाओं को जो नुकसान पहुंचाया है तुम उससे भी वाकिफ नहीं हो। ये मजलूम नहीं है, इन्हें किसी हमदर्दी का मुस्तहिक मत समझो। ये लोग कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं। इन्हें पाकिस्तान की आशीर्वाद हासिल है, लेकिन कश्मीर भारत का अटूट अंग है और किसी सूरत भी उसे अलग नहीं किया जा सकता। ये बागी हैं और इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तुमने एक बागी के हक में एक हिंदुस्तानी फौजी अफसर पर पिस्तौल उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। इससे पहले कि बात आगे बढ़े, ये पिस्तौल मेरे हवाले कर दो। तुमने जो कुछ भी किया है और कहा है मैं उसे भूल जाऊंगा। इसकी गिरफ्तारी पर तुम अब भी इनाम की हकदार हो। तुम्हें बेहिसाब हिसाब पर याद आया। सीता ने उसकी बात काट दी। मुझे तो अभी तुमसे बहुत हिसाब किताब करना है। तुम जानते हो कि तुमने मुझे किस तरह हवस का निशाना बनाया था। अपना दोष एक बेगुनाह मुसलमान के कंधों पर डालकर उसे पुलिस के जरिए मौत के घाट उतार दिया था। मैं वो सब कुछ नहीं भूली हूँ। अब हिसाब किताब का वक्त आ गया है। अपने कपड़े उतार दो। क्या? कैप्टन गोपाल उछल पड़ा। क्या कह रही हो तुम? मेरा मतलब वही है जो कुछ मैंने कहा है, सीता बोली। अपने कपड़े उतारो। कैप्टन गोपाल की आंखों में वहशत सी भर गई। मैं भी अपनी जगह पर बेइसो हरकत खड़ा सीता की तरफ देख रहा था। मुझे इस बात पर हैरत थी कि सीता ने गोपाल को कपड़े उतारने को क्यों कहा था और वो उसके साथ क्या करना चाहती थी। हैरत तो उसके तर्ज अमल पर भी थी। थोड़ी देर पहले उसने मुझे प्लेट में सजाकर कैप्टन गोपाल के सामने पेश किया था कि ये है वो खतरनाक कश्मीरी उग्रवादी जिसने कश्मीर में भारतीय फौज को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया था। और उस वक्त ये बात वादे हो गई थी कि वो महज मुझे फांसने के लिए यहाँ से कश्मीर गई थी और अपने मकसद में कामयाब भी हो गई थी। वो मुझे यहाँ तक ले आई थी और उसने मुझे कैप्टन गोपाल के सामने पेश भी कर दिया था। और अब जब कैप्टन गोपाल गला घूंट कर मुझे मार डालना चाहता था तो उसने ना सिर्फ मुझे बचा लिया बल्कि कैप्टन गोपाल पर गोली भी चला दी थी और एक बार फिर मेरी और कश्मीरी मुसलमानों की हमदर्द बन गई थी। क्या ये भी उसकी कोई चाल थी? कैप्टन गोपाल ने बताया था कि मेरी गिरफ्तारी पर उसे करोड़ों रुपए इनाम मिलेंगे और हो सकता है सीता के ज़हन में ये ख्याल आया हो कि कैप्टन गोपाल मुझे कहीं खुद तो हुकाम के सामने पेश नहीं करना चाहता ताकि इनाम की रकम वो खुद हासिल कर सके। हो सकता है यही सब कुछ सोचकर उसने पैंतरा बदला हो और एक बार फिर मेरी हमदर्द बन गई। लेकिन ये बात मेरी समझ में ना आ सकी वो कैप्टन गोपाल के कपड़े क्यों उतरवाना चाहती थी। सुना नहीं तुमने कैप्टन गोपाल? सीता एक बार फिर चीखी। मैंने तुम्हें कहा था कि कपड़े उतारो और तुमने अभी तक मेरे हुक्म की तामील नहीं की। तुम पागल हो गई हो? कैप्टन गोपाल बोला। वो अभी और भी कुछ कहना चाहता था मगर सीता ने फायर खोल दिया। गोली कैप्टन गोपाल के पैरों पर लगी और वो उछल पड़ा। कैप्टन गोपाल चीखता हुआ कालीन पर लूटने लगा। उसकी टांगों से खून का फुवारा उबल पड़ा था और खून कालीन को गंदा कर रहा था। सीता के हाथ भी खून आलूद थे। उसने एक बार फिर नफरत भरी नजरों से कैप्टन गोपाल की तरफ देखा
और हाथ धोने के लिए बाथरूम की तरफ चली गई। कैप्टन गोपाल तकरीबन 15 मिनट तक मचलता रहा। उसने किसी न किसी तरह निकर पहन ली और 2 मिनट के अंदर अंदर निकर भी खून से तर हो गई। सीता अभी तक कमरे में ही थी। मैंने एक नजर कैप्टन गोपाल की तरफ देखा और सोफे पर पड़ा हुआ पिस्तौल उठाकर उसी कमरे में आ गया जहां सीता थी। मेरा ख्याल था कि वो बाथरूम में होगी, मगर वो बेड पर पड़ी गहरे गहरे सांस ले रही थी। तुमने उसके साथ बहुत ज्यादती की है, मैंने सीता की तरफ देखते हुए कहा। ज्यादती? सीता के लहजे में बेपनाह सर्द मोरी थी। मेरा तो दिल चाहता है उसके टुकड़े टुकड़े करके उसका गोश्त कुत्तों को खिला दूं, लेकिन ये सजा ऐसी है कि वो जिंदगी के आखिरी लम्हों तक इसे भूल ना सकेगा। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि बाहर से आहट की आवाज सुनकर चौंक गए। आवाज ऐसी थी जैसे बरामदे का जारी वाला दरवाजा धड़ से बंद हुआ हो। सीता उछलकर बेड से उतर गई। मैं भी उसके साथ ही बाहर की तरफ लपका। कैप्टन गोपाल सिंह हाल वाले कमरे में नहीं था जहां हम उसे छोड़कर गए थे। मैंने इधर उधर देखा, वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। सीता ने मेरे हाथ से पिस्तौल झपट लिया और बाहर की तरफ दौड़ी। मैं भी उसके पीछे ही लपका। कैप्टन गोपाल झुककर लड़खड़ाता हुआ बाहर वाले गेट की तरफ दौड़ रहा था। सीता ने पोर्च में छलांग लगा दी और पिस्तौल को दोनों हाथों में पकड़कर पे दर पे ट्राई कर दबाती चली गई। 3 गोलियां चली थी और तीनों की तीनों कैप्टन गोपाल की पुश्त में पेवस्त हो गई। वो लट्टू की तरह घूमकर गिरा और तड़पने लगा। उसके मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी खौफनाक थी। गोलियों और गोपाल की चीखों की आवाज रात के सन्नाटे में दूर तक फैल गई थी। मैंने भी सीता के पीछे गेट की तरफ छलांग लगा दी। उस जगह बरामदे के बल्ब की मदम सी रोशनी पहुंच रही थी। मैंने झुक कर देखा, 2 गोलियां उसकी पुश्त पर लगी थी और एक गर्दन में। वो बेहिस्सो हरकत हो चुका था। सीता ने उस पर थूक दिया और उसको एक ठोकर मारकर पीछे हट गई। मुझे यकीन है कि कश्मीर में भी भारतीय सैनिकों को पीठ पर ही गोलियां लगती होंगी। वो बुड़बुड़ाई। ज्यादातर, मैंने जवाब दिया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, रात के सन्नाटे में गोलियों की आवाज दूर तक गूंजी होगी। अगर कोई पता करने इस तरफ आ गया तो? ये महाराज प्रताप सिंह की हवेली है, सीता ने जवाब दिया। यहाँ कुछ भी हो जाए, कोई इस तरफ आकर दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा। अब इसकी लाश का क्या किया जाए? मैंने पूछा। हवेली के पीछे बहुत जगह है, कहीं भी गड्ढा खोद कर डाल देंगे, उसने जवाब दिया। और फिर कुछ ही देर बाद हम लाश को घसीट कर हवेली के पिछली तरफ ले गए। यहाँ वसीउ अरीज कंपाउंड था। 4 दीवारी के साथ साथ कितार दर कितार नारियल के ऊंचे दरख्त थे जो तेज हवा से एक तरफ झुके जा रहे थे। सीता मुझे वहीं रुकने को कहकर पिछले दरवाजे से हवेली में चली गई। कुछ ही देर बाद वो एक गैंती और बेलचा ले आई। हमने दीवार के करीब जगह का इंतखाब किया और मैंने गैंती से खुदाई शुरू कर दी। जमीन नरम थी, 6 फुट लंबा और 3 फुट गहरा। गड्ढा खोदने में 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगा। कैप्टन गोपाल की लाश उस गड्ढे में डालकर जमीन बराबर कर दी गई। ताजा खुदी हुई जमीन देखकर किसी को शुबा तो नहीं होगा, मैंने हाथ झाड़ते हुए कहा। राजों महाराजों की हवेलियां और महलात अपने अंदर पता नहीं कैसे कैसे राज छुपाए हुए हैं। ये तो एक लाश है जिसे जमीन ने निगल लिया। अब इसके बारे में कौन जान सकेगा? सीता ने जवाब दिया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, मैं इसे जान से नहीं मारना चाहती थी। इसने भागने की कोशिश करके खुद ही अपनी मौत को दावत दी थी। अगर ये निकलने में कामयाब हो जाता तो हमारे लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े हो जाते। अभी तुमने कहा है कि तुम उसे मारना नहीं चाहती थी। मैंने कहा, क्या तुम उसे जिंदा छोड़ देती? क्या इस सूरत में ये हमारे लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े नहीं कर सकता था? मैं उसे इस तरह यहाँ से जाने की इजाजत देती कि ये जिंदगी भर अपनी जबान बंद रखता। आओ अंदर चलते हैं, सीता ने कहा। हम हवेली के पिछले दरवाजे से अंदर आ गए। सीता ने मुझे बेलचा और गेंती लेकर स्टोर रूम में डाल दिए। हाल कमरे का सारा सामान उल्ट पलट हो रहा था। सेंट्रल टेबल टूट जाने से शीशे की किरचियां इधर उधर बिखरी हुई थी और कालीन पर चारों तरफ खून फैला हुआ था। हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सीता ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उसके बाद हम आराम से बैठकर चाय पियेंगे और गपशप करेंगे। हमने फर्नीचर वगैरह अलग करके कालीन को रोल कर दिया। इससे पहले टूटी हुई काफी टेबल और शीशे के बड़े बड़े टुकड़े उठाकर एक तरफ डाल दिए थे। कालीन खासा वजनी था, उसे घसीटकर छत तक ले जाने में हम दोनों पसीने में नहा गए। वापस आकर हमने फर्नीचर सेट किया। सीता एक सोफे पर बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। कैप्टन गोपाल से हाथापाई में उसका बलौज सामने से फट गया था। मैं उसे नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था। मैं नहाकर कपड़े बदल लूं, फिर चाय बनाती हूँ, सीता कहते हुए उठ गई। मैं भी फौरन ही उठ गया और उससे पहले कमरे में घुसकर बैग में से अपने कपड़े निकालने लगा। मैंने सोचा था कि इसी दौरान मैं भी दूसरे कमरे के बाथरूम में जाकर नहा लूंगा। मैं भी बैग में से कपड़े निकाल ही रहा था कि खट की हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सीता अंदर आकर दरवाजा बंद कर चुकी थी और ऊपर वाली चुटकी लगा रही थी। उसके होंठों पर बड़ी कातलाना मुस्कुराहट थी। हम दोनों उस बेडरूम में आ बैठे जिसे हमने रात गुजारने के लिए मुंतखब किया था। ये वही कमरा था जहां हवेली में दाखिल होने के बाद हम सबसे पहले आए थे। उस कमरे में दीवार पर औरतों की रंगीन शर्मनाक तस्वीरें आवेजा थी।
मैंने बैठने से पहले उन तस्वीरों वाले फ्रेम उलट दिए। मैं तुम्हें अब तक नहीं समझ सका सीता, मैंने चाय का घूंट लेते हुए कहा। सीता ने चाय बड़ी खुश जायका बनाई थी। डोडा से जम्मू तक तुम एक बुज़दिल लड़की साबित हुई थी। जम्मू में मानसर झील पर तुमने राइफल चलाने की हद तक कुछ बहादुरी का सबूत दिया था, लेकिन उसके बाद फिर तुम पहले जैसी नजर आने लगी, डरी डरी और सहमी सहमी सी। लेकिन यहाँ मैंने तुम्हारा एक मुख्तलिफ रूप देखा है। तुमने जिस बेदर्दी से पहले कैप्टन गोपाल को उसकी मर्दानगी से महरूम किया और बाद में जिस तरह उसके शरीर में गोलियां पेवस्त की, वो सब मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन है। और सबसे अहम बात, मैंने कहते हुए उसके चेहरे पर नजरें जमा दी, तुमने कैप्टन गोपाल से कहा था कि मुझे पकड़ने के लिए कश्मीर गई थी और बड़ी खूबसूरती से मुझे घेर कर यहाँ ले आई। मुझे अब भी तुम पर शुबा होने लगा है। तुम कौन हो? वो तो हरगिज नहीं हो जो अब तक अपने आप को जाहिर करती रही हो। मैं तुम्हारी असलियत जानना चाहता हूँ। मेरी असलियत? सीता ने कहते हुए दोनों पैर सामने को फैला लिए। वो बेड की पूछ से टेक लगाए बैठी थी और उसके जिस्म पर शब ख्वाबी का बारीक लिबास था। मेरी असलियत जानना चाहते हो तो सुनो। उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। मैं भारतीय इंटेलिजेंस रा की एजेंट हूँ।